ये निश्चित तौर में अपने आप में एक ऐसी घटना थी जिसके बाद मुझे लगा कि पुलिस में आना मेरा सार्थक रहा। कम से कम मैं एक माँ के आंसू पोंछ सका। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर सच्ची घटनाओं पर आधारित आपको कहानियाँ सुनाते हैं। कई कहानियाँ आपको अंदर तक हिलाकर रख देती हैं, झकझोर देती हैं कि क्या वाकई समाज में ऐसा भी कुछ होता है। मगर आज की कहानी उस्मान सैफ़ी नहीं सुनाएंगे, बल्कि आईपीएस ऑफिसर श्री संतोष कुमार सिंह सुनाएंगे, क्योंकि ये कहानी वाकई अपना आप में एक बड़ी दिलचस्प है। एक बुज़ुर्ग महिला जो लगातार अपने बेटों को तलाश कर रही थी। काफ़ी वक्त गुजर जाता है, लेकिन उसके बेटे नहीं मिलते। उसके जो दिल की आवाज़ थी, उसकी जो आंसुओं की एक आवाज़ थी, वो आवाज़ खुद आईपीएस ऑफिसर ने सुनी और उसको जो केस बना था उसको हल जो किया, तो वाकई अपना आप में बड़ा दिलचस्प है। इस कहानी को आपको सुनना चाहिए और बहुत सारे लोगों को जानना चाहिए कि पुलिस कभी कभी कानून से अलग हटकर भी जो दिल की आवाज़ें होती हैं, आंसुओं की आवाज़ें होती हैं, वो भी सुनती है। तो सुनते हैं एक आईपीएस ऑफिसर की कहानी, खुद उनकी जुबानी। कि एक कहानी बड़ी अद्भुत है और मेरी नौकरी के बिल्कुल शुरुआत की है जब मैं सीओ सिटी एटा के रूप में 94 में एटा में तैनात हुआ। और पुलिस में जैसा कि आप जानते ही हैं कि पुलिस के जो काम हैं, अदालत की जो काम हैं, वो बड़े बौद्धिक होते हैं। वो भावनाओं, सेंटिमेंट्स पे निर्णय न तो अदालतें लेती हैं और न ही पुलिस इस पे काम करती है। लेकिन कम से कम मेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आया जब मुझे लगा कि बौद्धिक के बजाय उस घटना का जो खुलासा हुआ उसमें हृदय पक्ष ज़्यादा प्रबल था। और कई बार मुझे लगता है कि अगर मेरी जगह कोई और होता और उतनी संवेदनशीलता के साथ एक वृद्धा माता के जो बिल्कुल असहाय थी, गरीब थी, आंसुओं की भाषा अगर न पढ़ पाया होता तो संभवतः वो अज्ञात में रह जाता और कभी न तो मुकदमा दर्ज होता और न ही उस वृद्धा के आंसू कभी सूख पाते या निकल पाते, क्योंकि बड़े द्वंद्व में थी। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से है कि एक लगभग 70 वर्षीय वृद्धा जो बहुत गरीब थी और वो थाने पे जाती है और थाने को एक एप्लीकेशन देती है जिसमें वृद्धा का कहना था कि उसके 2 बेटे दिल्ली में रहते थे। एक मुकदमे की तारीख पर मई के महीने में आए थे एटा कोर्ट में और इसके बाद वहीं से उनका अपहरण हो गया और अपहरण के बाद संभवतः उनकी हत्या हो गई। पहले थाने पे एप्लीकेशन लेके जाती है। थाने के लोगों को थोड़ी बहुत जांच के बाद लगता है कि बुढ़िया ये जो कहानी बता रही है ये बिल्कुल बच्चों को बचाने के इरादे से बता रही है, क्योंकि इस वृद्धा के दोनों बेटे एक हत्या के मामले में अभियुक्त थे और दिल्ली में रहते थे, तारीख पर आए थे। उस मुकदमे का ट्रायल प्रारंभ हो गया था। तो पुलिस का सामान्य रूप से मानना था और जांच से भी जो बात पुलिस के समक्ष आई वो ये थी कि बुढ़िया संभवतः अपने उन दोनों बच्चों को मुकदमे के ट्रायल से बचाने के लिए एक कहानी गढ़ ली है ताकि अदालत को गुमराह किया जा सके कि इसके बच्चे नहीं हैं, गायब हो गए हैं, उनकी हत्या हो गई है और मुकदमा समाप्त हो जाए, बच्चे निश्चिंत जीवन बाहर अपना जी सकें और जेल न जा पाएँ। इसके बाद थाने के लोग जो है जांच करने के बाद बुढ़िया को बता देते हैं कि तुम्हारी कहानी फर्जी है और इस कहानी में कोई दम नहीं है। इसके बाद वो वृद्धा माता मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बताया और एक एप्लीकेशन दिया जिसमें उन्होंने 3 गवाह लिख रखे थे जिनके सामने कथित रूप से अपहरण की घटना हुई थी। और मैं चूँकि नया था, संवेदनशीलता ज़्यादा थी, वृद्धा बहुत रो रही थी, तो मैं सेंटिमेंट में आया और मैंने उनको अपनी गाड़ी में बैठाया और लेकर के गवाह के घर पहुंचा जो लगभग 22 किलोमीटर दूर सकीट थाने में, एटा के सकीट थाने में जिसका घर था। और उस गवाह को मैंने इनसे अलग हट करके बुलाया और पूछताछ की तो गवाह ने कहा साहब मैंने कोई घटना नहीं देखी है, न तो मैं मौके पे था न मुझे कुछ पता है। इन्होंने कहा था कि तुम्हें गवाह बना देंगे, हमने कहा था कि गवाह बना दीजिएगा। इसी तरह मैं दूसरे और तीसरे गवाहों के घर गया, तीनों ने पूरी तरह से किसी तरह की कोई घटना होने से इनकार किया और बताया कि उनको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये महिला जो आई हैं उनके रिश्तेदार हैं और उनके कहने पे इन्होंने अपना नाम लिखवा दिया था। मेरे भी दिमाग में बात समझ में आ गई कि ये कहानी है, ये ट्विस्टेड है, बिल्कुल फर्जी है और कहीं से भी ये किसी तरह बच्चों को बचाने के लिए रची गई कहानी है, जो बिल्कुल एक शब्दों का रूप जिस कहानी को वो वकील जैसा लिखाते हैं उस हिसाब से दे दिया गया था ताकि इसके बच्चों को बचाया जा सके। मतलब शुरू में ऐसा लगा पुलिस को कि
उस केस से जो हत्या हुई है उससे बचाने के लिए महिला को ऐसा समझाया गया कि आपको ये बोलना है पुलिस से जाके। पुलिस ने लगा कि ये मामला पूरी तरह से फर्जी है एक तरह से। फिर क्या हुआ सर? इसके बाद वो महिला जो वृद्धा थी 70-75 साल जिनकी उम्र थी, वो उनका घर एटा मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर जलेसर क्षेत्र में था, बिल्कुल फिरोजाबाद बॉर्डर के किसी गांव की रहने वाली थी। और प्रतिदिन सुबह लगभग 7:30 बजते बजते वो हमारे आवास पे आ जाती थी और बरामदे में बाहर बैठ करके, सरकारी आवास के बरामदे में बैठ के रोती रहती थी। हमारा जो फॉलोअर था वो उन्हें चाय पिला देता था। फिर इसके बाद 9 बजे के आसपास, चूँकि मुझे विश्वास था कि इनकी जो कहानी है वो बिल्कुल फर्जी है, तो मैं निकलता था। लेकिन उनकी उम्र, अवस्था और आंसू देख करके मैं भी उन्हें मीठी गोली टाइप का दे करके और कहता था चलिए जांच करेंगे, देखेंगे। इसके बाद वो महिला तत्कालीन एसएसपी साहब के यहाँ भी गई। एसएसपी साहब को भी मैंने जब ये कहानी बताई तो उन्हें भी विश्वास हो गया कि बिल्कुल सही है और ये फर्जी कहानी एक मुकदमा लिखाना चाहती है ताकि बच्चों को बचाया जा सके। तो ये महिला आपके आवास पे कितने दिन तक आती रही सर? तो ये लगातार 17 दिनों तक वो महिला प्रतिदिन हमारे आवास पे सुबह 7:30 बजे 65 किलोमीटर चल के आ जाती थी और बैठ के रोती रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी, कुछ कहती नहीं थी। 17वें दिन मुझे, अच्छा, वो प्रतिदिन जो है वो फॉलोवर चाय दे देता था और जब मैं निकलने लगता था तो 5 मिनट मैं भी उन्हें मीठी गोली टाइप का, जैसा पुलिस में कई बार होता है, उन्हें दे देता था। 17वें दिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि इससे आज बात की जाए और इतने दिन तक कोई ड्रामा नहीं कर सकता। ये मेरे अंदर को महसूस हुआ, बौद्धिक दिमाग से अलग हट करके जो हृदय पक्ष था। तो मैंने उन्हें चाय दी और मैं आमने सामने बैठ गया और फिर मैंने उनसे पूछा कि माता जी देखो, आपकी कहानी पूरी फर्जी है, आपके तीनों गवाहों ने मना कर दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, तो आपको कैसे लगता है कि आपके बच्चों की हत्या हो गई है? तो उन्होंने बताया कि बेटा देखिए, मेरे पास कोई गवाह नहीं है, न मुझे कुछ जानकारी है। मुझे इतना पता है कि उस तारीख को मेरे बेटे कचहरी आए थे और वापस गए। तो 20-25 दिन तक मैं इस उम्मीद में थी कि वो दिल्ली चले गए होंगे। उस ज़माने में चूँकि मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन की व्यवस्था, सुविधाएं नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं रहता था कि किसी के उपस्थित अनुपस्थित के संबंध में जानकारी कर सके। लेकिन उस महिला का कहना था कि बेटा, एक माँ का दिल कहता है कि मेरे बेटों की हत्या हो गई है और अब तुम्हारे ऊपर है कि या तो मेरे आंसू जितने अंदर हैं उन्हें बाहर निकाल दो ताकि मैं सुकून से मर सकूं, या फिर मुझे इस मझधार में छोड़ दो कि मैं न रो सकूं न हंस सकूं। लगभग कितने दिन से गायब थे बच्चे उसके? उसके बच्चे करीब 2-2.5 महीने पहले से ही गायब थे। और लगभग 1 महीने बाद जब उसे कुछ हालचाल बच्चों का नहीं मिला, तब वो महिला सक्रिय हुई, दिल्ली गई। दिल्ली में जहाँ बच्चे रहते थे वहाँ पता किया तो पता चला कि बच्चे वहाँ पहुँचे नहीं। मजदूर श्रेणी के बच्चे थे। एक की उम्र 26 साल थी और जो छोटा था उसकी उम्र लगभग 22-23 साल थी। तो इसके बाद फिर उस महिला को पता नहीं क्यों अंदर से लगने लगा कि उसके बच्चों की हत्या हो गई है। और एक माँ की आवाज़ जो दिल से निकल रही थी कि हाँ उसके बच्चे हैं नहीं, तो हो सकता है कि जैसे क्रिमिनल तो थे ही वो, तो बीच बीच में संपर्क करते रहते होंगे अपनी माँ से, और शायद ये 2-2.5 महीने से बिल्कुल संपर्क टूट गया, तब कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हुआ है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था, संपर्क जब टूट गया। लेकिन अब मुझे जो लगता है कि ये जीवन बड़ा रहस्यमय और बुद्धि और हृदय दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है, अलग महत्व है। और कई बार जहाँ बुद्धि नहीं पहुँच पाती वहाँ पे हमको लगता है कि टेलीपैथी, सेंटिमेंट्स, हृदय की भावनाएं पहुँचा देती हैं। तो एक माँ को जिसके 2 जवान बेटे, केवल 2 ही बेटे उसके पास थे, और दोनों का रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होना माँ के मन में निश्चित ही अनिष्ट की आशंका को इतना गहरा कर दिया कि वो बिल्कुल उन्हें मरा हुआ समझने लगी थी। अच्छा। और उस महिला के पास न तो कोई लॉजिक थी, न कोई एविडेंस था, न कोई गवाह था, न कोई बताने वाला था कि बच्चों का अपहरण हुआ है या कहाँ गए। तो इस तरह से ये प्रकरण बड़ा रहस्यमय था और शुद्ध रूप से केवल एक माँ के हृदय की आवाज़ और उसके आंसुओं की भाषा को समझ करके मेरे मन में आया। मुझे लगा कि इस बार जो है हम बौद्धिकता के बजाय सेंटिमेंट्स, टेलीपैथी और जो हृदय की आवाज़ है उसके आधार पर प्रयास करें। तो मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। जांच तब तक नहीं हो सकती थी ठीक से जब तक कोई मुकदमा न हो। तो इस प्रकरण में मैंने, माता जी जो थी उनको हमने समझाया कि एक FIR आप बनाइए जिसमें आप आशंका जाहिर करिए कि आपके बेटे आए थे और मुझे फला फला पे शक है कि उन्होंने हत्या के इरादे से मेरे बच्चों को गायब कर दिया है या हत्या कर दी है।
और ये हमने अपने मुंशी को बुला के ही वो FIR लिखवाई और थाने पर FIR भेज करके मुकदमा दर्ज कराया। तो जब वो FIR लेने थाने पे गई तो तत्कालीन जो इंस्पेक्टर साहब थे, जो इस पूरे घटना को झूठा मानते थे, वो भी इरिटेट हुए। उस ज़माने में मुकदमा लिखाना एक कठिन सा काम हुआ करता था। तो अपने फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने कहा कि CO साहब ने मुकदमा लिखवाया है, वही जांच करेंगे। तो मुझे भी पता था कि इस जांच के लिए जिस सेंटीमेंट की ज़रूरत है और हृदय की जिस निर्मलता की आवश्यकता है, उसके लिए केवल मैं ही सक्षम हूँ। जो मेरा फोर्स, मेरे आसपास जो लोग थे, उनके चाल चलन आचरण के आधार पर मेरा मानना था कि मुझे ही इसमें लगना पड़ेगा और मुझे ही इसका अनावरण करना पड़ेगा, सच झूठ जो भी है। इसके 2 दिन बाद फिर वो माताजी सुबह 7:30-8 बजे के आसपास आ गई। तो उस दिन मैंने ऑफिस जाने के बजाय मैंने कप्तान साहब से बताया कि हम एक प्रकरण की जांच करने देहात जा रहे हैं। और मैं उस माताजी को अपनी जिप्सी में बैठाया और ले करके लगभग 50 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर की दूरी तक के अभियुक्त थे। 5 अभियुक्तों का नाम लिखाया गया था, केवल शक के आधार पर लिखाया गया था, अन्य कोई किसी के पास लॉजिक नहीं थी। और मैं 5 के यहाँ गया। उस जो वृद्धा महिला थी वो 5 के जानती थी, क्योंकि उनके दूर दराज के रिश्तेदार लगते थे। और जिस मुकदमे में उसके बेटे मुलजिम थे, वो भी उसी के रिश्तेदार की हत्या थी, जिसमें ये दोनों लड़के अभियुक्त थे। तो 5 जगह जाने के बावजूद एक भी अभियुक्त अपने घर पे नहीं मिला। तो मुझे कुछ संदेह हुआ कि 5 का एक साथ अपने अपने घरों पे न होना संदेह पैदा करता है। और ये आश्चर्यजनक रहा कि अगले ही दिन उनमें से एक अभियुक्त अदालत में हाजिर हो गया और जेल चला गया। अब जैसे आपने उन 5 को तलाशना शुरू किया, 5 गायब थे, उनमें से एक अपने आप से ही जेल चला गया किसी छोटे मोटे आरोप में? नहीं, इसी प्रकरण में। अच्छा, इसी प्रकरण में वो अब माने मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होकर के और उसका रिमांड बना और वो जेल चला गया। तो मुझे लगा कि जिस जिले में सही हत्या की घटना के लिए भी 20 बार उस ज़माने में नेतागिरी होती थी, वहाँ पे बिना कोई प्रतिकार किए एक आदमी का, और जिसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, स्वतः जेल चला जाना निश्चित तौर पर रहस्यमय है। और मुझे पता नहीं क्यों ये लगने लगा कि इसके बेटों की हत्या हो गई। और इसीलिए कि हत्या का रहस्य न खुले, पुलिस में जाने के बजाय या पुलिस से गिरफ्तारी से बचने के बजाय लिए वो कोर्ट में हाजिर हो गया, ताकि ये रहस्यमय रह जाए। अब मेरे सामने एक तरीका था कि किसी तरह इसको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेना और इससे गहराई से पूछताछ की जाए और अनावरण किया जाए कि बेटों का हुआ क्या। अगले दिन हमने एक सब इंस्पेक्टर जो उस मुकदमे के विवेचक थे, उनको बुला के पर्चा कटवाया और पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया। अब हमारी ओर से सरकारी वकील थे जो बहुत सक्षम नहीं थे, उधर से जो जनपद के सबसे अच्छे वकील थे वो लगे थे। और 3.5 घंटे बहस के बाद इस आधार पे हमारी जो प्रार्थना थी, जो कोर्ट को अर्जी दी गई थी, खारिज कर दी गई कि हमने SCO उस पर सबमिटेड एंड रिकमेंडेड लिखा था, क्योंकि अनुभव की कमी थी। तो अदालत को ये बताया गया दूसरे पक्ष के वकील के द्वारा कि अदालत को कोई चीज़ रिकमेंड नहीं की जा सकती, इसलिए टेक्निकली जो प्रार्थना पत्र दिया गया है वो गलत है और स्वीकार करने योग्य नहीं है, इसलिए इस पर विचार ही अदालत को नहीं करना चाहिए। और इसे मानते हुए अदालत ने हमारे उस प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया कि आपने रिकमेंड किया है कोर्ट को, आप कोर्ट को रिकमेंड नहीं कर सकते। मतलब एक आशा की एक किरण थी, वो भी कहीं ना कहीं। हाँ, तो इसके बाद फिर दूसरे दिन मैं गया और मजिस्ट्रेट साहब से मिला, चूँकि बिल्कुल मेरी 1 साल की नौकरी थी और इस तरह का पहला एक्सपोजर था। और हमने उनसे कहा कि साहब मैं अब दूसरा प्रार्थना पत्र देना चाहता हूँ जिसमें मैं केवल सबमिटेड लिखूँगा। और वो दूसरा प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा दिया गया। फिर जज साहब भी अच्छे अधिकारी थे, उन्होंने हमसे ये कहा कि आपको प्राइवेट वकील करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रतिपक्षी का वकील है उसके सामने जो हमारा सरकारी वकील है वो बहस नहीं कर पा रहा है। तो उस जनपद में उसी के प्रतिद्वंदी एक वकील थे, लेकिन समस्या पैसे की थी, न तो हमारे पास था और न ही उस वृद्धा माता के पास था, क्योंकि वो निहायत गरीब थी और बच्चे भी नहीं थे। वो किसी तरह मतलब वो थक हार चुकी थी, किराए से ही बिल्कुल अपंग थी, मुझे ही कई बार उनका किराया देना पड़ता था वापस जाने का। तो मैं वकील साहब से मिला और मैं आज भी उनका हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने सहर्ष बिना पैसे के हमारी ओर से बहस करना स्वीकार किया। 2.5 घंटे लंच के बाद लगातार बहस हुई। इसके बाद जज साहब ने
जो आदेश था वो कल तक के लिए स्थगित कर लिया और कल जो है इसमें निर्णय लेने की बात कही। फिर अगले दिन सुबह मैं ठीक 10 बजे कोर्ट पहुंच गया। 10:05 पे ही सीजेएम साहब ने मुझे वो पुलिस कस्टडी रिमांड उपलब्ध कराया। यद्यपि वो रिमांड आधे घंटे बाद, मुझे भी पता था कि वो एक चर्चा थी कि आधे घंटे में ही वो स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन उस स्टे ऑर्डर के पहले ही मैं उसको एग्जीक्यूट करा लिया, क्योंकि मैंने जेल में भी तैयारी करा रखी थी। मुलजिम को पहले से जेल अधीक्षक के कमरे तक ला रखा था और अस्पताल में भी पर्चे याद बनवा रखे थे। और जैसे ही मुझे आदेश मिला मैं तत्काल, चूँकि मैं दिल से जुड़ा था इस मुकदमे के साथ, तो मेरे पास एक अलग किस्म की ऊर्जा थी और इसको खोलने के लिए एक इच्छा शक्ति थी। तो मैं तत्काल उसको ले करके और हॉस्पिटल में जब मेडिकल करा रहा था तो स्थगन आदेश आया, लेकिन तब तक वो ऑर्डर सीजेएम साहब का एग्जीक्यूट हो चुका था। तो इस तरह से उसको हम ले गए और हमने जब कड़ाई से पूछताछ की तो बहुत जल्द ही वो टूट गया और उसने कहा कि चलिए चल करके मैं वो लाश दे सकता हूँ जहाँ पे सचमुच हत्या हो चुकी थी। हाँ, और वही हत्यारा था। हाँ, क्या बात और है? हत्या की उस घटना के बीते करीब 4 महीने गुजर चुके थे। 4 महीने? क्योंकि 1-1.5 महीने बाद तो ये माताजी सक्रिय हुई। इसके बाद महीनों पुलिस जो है वो जांच के बाद पाती रही कि ये फर्जी है, फंसाने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद फिर हमने मुकदमा लिखाया तो लगभग 4 महीने के आसपास का समय बीत चुका था। तो शहर से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पे एक रिटायर्ड पुलिस का हेड कांस्टेबल था, उसके बेटे का ट्यूबवेल था। उस ट्यूबवेल पे ले गया और जो पानी की नाली थी वो थोड़ी दूर बाद आगे जाके उसने कहा कि यहीं खुदाई करिए। उस पर बड़ी बड़ी घासें थी। 4 महीने में तो कंकाल बन गया होगा? तो नहीं, कंकाल नहीं बना था, क्योंकि ऊपर से पानी का प्रवाह लगातार था तो नमी की वजह से वो काफ़ी कुछ, माने सब तो सड़ गल गए थे, लेकिन फिर भी देखने में ठीक था। मतलब उससे आइडेंटिफिकेशन, कपड़े आदि सब थे। और वो वृद्धा माता उस समय वहाँ मौजूद थी, बिल्कुल दहाड़े मार के रो रही थी। बहुत ही हज़ारों की भीड़ पब्लिक की भी वहाँ इकट्ठा थी। बड़ा ही पीड़ादायक दृश्य था। लेकिन कम से कम उससे ये हुआ कि उनको जितना रोना था, जितने आंसू बहाने थे, जितनी पीड़ा व्यक्त करनी थी या हृदय में जो कुछ भी था वो शून्य हो गया और फिर से एक जीवन असहायता की ही स्थिति में जीने के लिए एक रास्ता उनको मिल गया। और इसका जो स्वरूप था, फिर अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए और फिर कुछ दिनों बाद, लगभग 2 साल बाद, जब मेरा उस जनपद से ट्रांसफ़र हुआ तो अखबार में, चूँकि काफ़ी लोगों ने ट्रांसफ़र का विरोध किया है, जब मैं 3 साल की नौकरी वहाँ कर चुका था, लेकिन मीडिया के लोगों ने काफ़ी इसको उछाला कि ट्रांसफ़र रोका जाए, कैंसिल किया जाए। तो उस वजह से कहीं से जो माता जी थी उनको भी पता चला होगा, गांव में जहाँ रहती थी दूर दराज। तो जिस दिन मैं वहाँ से रिलीव हो करके सामान सहित आ रहा था तो मैं जब घर के बाहर निकला गाड़ी पकड़ने के लिए तो मैंने देखा कि घर के गेट के कोने में वो माता जी खड़ी हुई रो रही थी। अम्मा जी फिर से रो रही हैं? रो रही थी और बहुत ही भावुक कर देने वाला वो दृश्य था और आज भी मैं भावुक हो जाता हूँ जब उसको सोचता हूँ। तो ये जो मर्डर हुए थे इन दोनों की इसकी क्या वजह रही थी सर? बस ये आपसी पारस्परिक प्रतिद्वंदिता के मर्डर थे और दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार थे। पहले इसके लड़कों ने हत्या कर दी थी, बाद में उसी का प्रतिशोध और बदला लेने के इरादे से बड़े प्लान्ड वे में बच्चों का मर्डर किया गया सुनियोजित तरीके से। कुछ और बिचौलियों को लगाया गया जिन पे इसके बेटे भरोसा करते थे और जब ये बेटे कचहरी से निकल रहे थे तो इसके एक कॉमन रिश्तेदार ने आकर के उनसे कहा कि तुम्हारे पीछे बदमाश लगे हैं, तुम्हारी हत्या हो सकती है, तो तुम मेरे साथ चलो और ट्यूबवेल पे चलते हैं, वहाँ खाना खाएंगे, इसके बाद तुमको सकुशल पहुँचा देंगे। और उस ट्यूबवेल पे ले जा कर के मीट बनाया गया और उस मीट में कोई ऐसा नशीला चीज़ डाल दिया गया कि जिससे वो बेहोश हो जाए और फिर रात में हत्या करके शव को वहीं पे नाली के नीचे जो है दफना दिया गया था। तो इस तरह से घटना थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसमें मैं दिल की भाषा उनकी न सुन पाया होता या उनके आंसुओं की भाषा न सुन पाया होता, न समझ पाया होता, उस सेंटिमेंट पे न गया होता जिस सेंटिमेंट से वो गुजर रही थी, या उस टेलीपैथी को आप कह लें कि मैं पकड़ न पाया होता, तो संभवतः ये एक रहस्य बना रहता और हम और हमारे जैसे अधिकारी आते जाते रहते, लेकिन वो एक माँ के आंसू जो है वो कभी सूख न पाते, एक पीड़ा और असहायता की स्थिति में उनका अंत होता। वैसे सर ये केस को हल करने के बाद आपको मतलब कभी भी याद आ जाती है? मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखें एकदम से नम हो गई हैं, गीली हो गई हैं, और जब मैं इस कहानी को सुन रहा था तो मेरे भी
ये रोंगटे से खड़े हो गए थे सुन के कि वाकई ये अपना आप में एक बड़ी बात है। तो मतलब कैसा फील करते हैं उसे बार जब याद करते हैं तो आप? देखिए मेरे साथ कुछ मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य जो कहिए, मैं दो इससे अच्छी नौकरियां छोड़ के पुलिस की नौकरी में आया था। और जब मैंने इस घटना का खुलासा किया तो मुझे लगा कि अब जीवन में मैं कुछ भी न कर पाऊँ तो भी मेरा पुलिस में आना सार्थक हो गया। तो मैं इसको इसी रूप में लेता रहा। और बहुत सी घटनाएं इस तरह की जीवन में रही हैं, लेकिन ये पहली घटना जो आज भी मन को भावुक कर देती है और आंसुओं को जगा देती है, ये निश्चित तौर में अपने आप में एक ऐसी घटना थी जिसके बाद मुझे लगा कि पुलिस में आना मेरा सार्थक रहा। कम से कम मैं एक माँ के आंसू पोंछ सका। क्या बात है। ये वाकई ये कहानी अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। उस अम्मा को अपने बेटों तक पहुंचने में 4 साढ़े 4 महीने का समय लगा और सर ने उसको लगभग 17वें दिन पहचाना कि यहाँ वाकई ये महिला रोज़ रोज़ 65 किलोमीटर दूर चल के और ऑफिस में आके बैठना और बिना कुछ कहे, बिना कुछ अपने मन की बात करे, बस आंसुओं से रोती रहती थी। उसके आंसुओं को पहचान कर वाकई ये अपना में बहुत बड़ा काम किया है। सर को वाकई एक सैल्यूट तो बनता ही है। और ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। उस्मान सैफ़ी की कहानी तो आप सुनते ही हैं, लेकिन आज सर की कहानी कैसी लगी मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। धन्यवाद।